हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने लेके आया हूँ क्रॉनिकल का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्रॉनिकल 2 भागों में आती है। पहले भाग में हमने जो भी डिटेल में खबरें होती हैं, उन सबको हम दे देते हैं कि डिटेल में जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ लें। जैसे यूपीएससी के लिए जो पढ़ रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए जो पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भाई-बहन होते हैं जो एसएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं, बैंक के लिए पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें उतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें वन लाइनर पढ़ने से ही काम चल जाना है उनका। तो इसलिए हम दूसरा पार्ट लेके आते हैं। दूसरे पार्ट में जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो डिटेल में हमने अभी तक पढ़ रखा है करंट अफेयर, उसी से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे कि जो वन लाइनर तथ्य हैं। अब जैसे हमने राज्यवार पहले पढ़ा है पहले पार्ट में कि किस राज्य में कौन सी योजनाएं हैं, तो उनसे संबंधित वन लाइनर यहाँ पे आ जाएंगे और बहुत सारे वन लाइनर रहते हैं। एक मंथ के लिए पर्याप्त होता है। और आपको अगर पता होगा कि हमारे चैनल पे एक वीकली टाइड के नाम से करंट अफेयर्स चलती है, जो एक वीक की खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। तो इसमें वन लाइनर आपको मिलेगा। इसके अलावा हम प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी के जो है इसमें एक प्रश्नोत्तर सार करके आता है, जो हाल ही में हुई परीक्षाएं होती हैं। जैसे आपका 24 सितंबर को बिहार विधान परिषद सचिवालय की परीक्षा हुई थी, लोअर डिविजनल क्लर्क की। उसके प्रश्न और उसकी व्याख्या साथ साथ देखते चलेंगे। उसके अलावा यहाँ हम एक और पार्ट देखेंगे, चर्चित शब्द मंजूषा। यह क्या है? जैसे कुछ शब्द होते हैं हाल फिलहाल खबरों में रहते हैं, ठीक है, जैसे क्वांटम डॉट्स हो गया, या अपार हो गया, या पिंक वॉल वॉर्म हो गया, डेविड स्लिंग, ग्रीन वॉशिंग, केप टाउन कन्वेंशन। अब ये शब्द क्या हैं, इनके क्या निहितार्थ हैं, इनसे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, हम जीके जीएस का कुछ तथ्यावलोकन एक पार्ट आता है इसका, जिसमें हम क्या करते हैं कि भारत और राज्य की जो किसी खास प्रकार की वहां कोई योजना चली है, उससे संबंधित कोई खास न्यूज है, बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वन लाइनर बिल्कुल। उसके अलावा वायु प्रदूषण, स्वच्छ जल, हाथी संरक्षण, ठीक है, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जो है चावल वगैरह संबंधित कि चावल का उत्पादक कौन सा देश सबसे ज्यादा कर रहा है, कौन सा कम, राज्यों में कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। उसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आ जाने वाला है, अब लगभग ये दूसरा पार्ट है, पहले में आ चुका है, उसमें है कि यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ की जो विशेष श्रृंखला इसमें चल रही है, आपके सामान्य अध्ययन के अति संभावित जो तथ्य होंगे, उसको हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। और वे हर विषय से संबंधित होंगे, ध्यान रखिएगा। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ठीक है, अर्थव्यवस्था, साइंस, पारिस्थितिकी, सभी से संबंधित तथ्य यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो होने वाली है। सो प्लीज आप में से जितने लोग हैं, प्रयास करिए कि सभी लोग इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम पहले वन लाइनर से अपना देखते हैं, राज्यवार देख के चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य, केंद्र शासित राज्य में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है, ट्रिब्यूनल का गठन किया है? जम्मू एवं कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कब किया? 21 अक्टूबर 2023 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 19 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा में रोजगार और रोजगार लायक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किस परियोजना का उद्घाटन किया? हॉटलैंड त्रिपुरा। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? होप इनिशिएटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में 16 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? असम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? नागालैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया? पिथौरागढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य के लिए हाल ही में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना प्राप्त की है? राजस्थान ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण और बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? मेरठ के सकौती ग्राम में। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए नकद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने। यहाँ पे थोड़ा सा अभी मैं आपको बता चुका था, थोड़ी सी असुविधा होगी क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है जिससे स्कैन किया जाता है उसका कैमरा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ब्लर आ रहा है। मैं पढ़ूंगा, उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, आप सुन लीजिए ध्यान से। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 अक्टूबर 2023 को झारखंड के जमशेदपुर में किस महोत्सव का उद्घाटन किया? आदि महोत्सव का। सागर परिक्रमा का 9वां चरण तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तिरुवंदई से कब शुरू किया गया? 7 अक्टूबर 2023। केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, शिपिंग, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 7 अक्टूबर 2023 को आयुर्वेद अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? असम के माजुली में। किस राज्य में 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तेलंगाना में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत हिमाचल प्रदेश के किन क्षेत्रों के लिए 154.25 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई? ऊना और कांगड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान और मात्स्यिकी कॉलेजों का उद्घाटन कहाँ किया? दतिया में। केंद्रीय मंत्री ने 4 अक्टूबर 2023 को किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी? तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी किया? 2 अक्टूबर 2023 को। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई? केवड़िया, अहमदाबाद। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किस राज्य में 7 अक्टूबर 2023 को 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़। अब राष्ट्रीय खबरों में ऑनलाइनर देखते हैं क्या है। भारत सरकार के किस विभाग ने 26 अक्टूबर 2023 को आईआईटी बीएचयू के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 का शुभारंभ किया? उपभोक्ता मामलों के विभाग। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 26 अक्टूबर 2023 को किस अभिनेता को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया? राजकुमार राव। भारत में एरोस्पेस टैलेंट्स बेस को बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया? एयरबस के साथ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? 27 से 29 अक्टूबर 2023। उपभोक्ता कार्य विभाग ने नई दिल्ली में बिना किसी बाधा के सीमा पार ई कॉमर्स विवाद समाधान के लिए एक ओडीआर ऑनलाइन विवाद समाधान मंच की ओर अग्रसर विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया? 27 अक्टूबर 2023। छठा भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी सम्मेलन 26 और 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? समावेशी दृष्टिकोण की ओर। केंद्रीय आवासन और नगरीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली में 16वें भारतीय यातायात सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कब किया? 27 अक्टूबर 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी के लगभग 7500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कब किया? 26 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर ने लखनऊ में अपना 17वां वार्षिक दिवस कब मनाया? 25 अक्टूबर 2023। पुलिस के लिए 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श 2023 25 अक्टूबर 23 को
कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया, गांधीनगर जिले के कलोल में। भारत के सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने कोच्चि में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान कब आयोजित किया? 23 अक्टूबर 2023 को। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर 2023 को आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात के अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया, 19 अक्टूबर 2023। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? अपना चंद्रयान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया? 17 अक्टूबर 2023। 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 13 अक्टूबर 2023 को सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहां की? चेन्नई में। कृषि अनुसंधान संगठन IARA ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को किस शैक्षिक संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? IIT कानपुर। 10 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित की गई? कोच्चि। भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कहां आयोजित की गई? कोलकाता में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 91वीं बैठक 12 अक्टूबर 2023 को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण कब किया? 9 अक्टूबर 2023। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट के 46वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर 23 को कहां किया गया? नई दिल्ली। भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया? किसको? जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFEP। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? हैदराबाद में। अब देखते हैं आर्थिकी से संबंधित वन लाइनर क्या है। किस कंपनी के द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले गैसोलीन डीजल संदर्भ ईंधन रेफरेंस फ्यूल, हालांकि रेफरेंस फ्यूल ही आप भी इस्तेमाल करिए कहीं लिखिएगा तो, का अनावरण किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। जनरली इसका जो है इंजन टेस्ट करने के लिए इस ईंधन का उपयोग किया जाता है। डिटेल में पहली वाली वीडियो में दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडा कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए कितने डॉलर के ऋण की मंजूरी दी? $40 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट एवं पोटास युक्त उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को कब मंजूरी दी? 25 अक्टूबर 2023। कोटक महिंद्रा ने अगले प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी। केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट कब लॉन्च किया? 21 अक्टूबर 2023। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड कब लॉन्च किया? 16 अक्टूबर 2023। स्किल इंडिया ने 15 अक्टूबर 2023 को खुदरा विक्रेता कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? कोका कोला इंडिया। 12 से 13 अक्टूबर
2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई? मराकेश, मोरक्को। वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर 2023 को रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? राइट्स लिमिटेड और इरेकॉन। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने किससे कंपनी का निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद नियुक्त किया है? बानी वर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 लाख रुपए। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता 7 अक्टूबर 2023 को 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। 18 अक्टूबर 2023 को यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल, क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क, सेलेस्टा कैपिटल द्वारा टेक्सर्ज इंडियाज डीप टेक ट्रांसफॉर्मेशन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया? नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय खबरें अब देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइनर क्या मिलने वाला है। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 24 से 25 अक्टूबर 2023 को कहां आयोजित की गई? सऊदी अरब के रियाद में। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा संवाद 16 अक्टूबर 2023 कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, जब आपको 2+2 वार्ता का नाम आए कहीं ना, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक तो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं और एक आपके जो मिनिस्टर होते हैं और एक जो आपके होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर दोनों एक साथ वार्ता करने आते हैं, तो इसको 2+2 वार्ता कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 2023 को फिर से कहां नौका सेवा शुरू हुई? नागपट्टिनम और कांकेश संतुरई में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। भारत और तंजानिया ने 9 अक्टूबर 2023 को दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 6। भारत ने 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सऊदी अरब। किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारत। भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ 5 अक्टूबर 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने $600 मिलियन के भारत जापान फंड को लॉन्च करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की? राष्ट्रीय निवेश और संरचना फंड। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित। किस संस्था के द्वारा एक स्पष्ट सिंथेटिक बायोमेडिकल एथेसिव का विकास किया गया जो घायल या विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील और मरम्मत कर सकता है? किसने किया? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल द्वारा। पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 23 को परमाणु हथियार ले जाने वाले सक्षम किस मिसाइल का परीक्षण किया है? गौरी का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया? 21 अक्टूबर 2023। भारतीय वायुसेना ने 18 अक्टूबर 2023 को बंगाल की खाड़ी में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस। अमेजन ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे कंपनी ने क्या नाम दिया है? प्रोजेक्ट कुइपर। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु प्रक्षेप्य संस्करण का किस फाइटर जेट की सहायता से सफल परीक्षण किया गया? सुखोई फाइटर जेट। 21 अक्टूबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से पहले अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान की मिशन की पहली मानव रहित विकासात्मक उड़ान के तहत क्रू मॉड्यूल को 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। इस उड़ान को क्या नाम दिया गया? TVD1 उड़ान। 27 अक्टूबर 23 को तीसरे गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल ACTCM बार्ज LSAM-17 यार्ड 127 को कहां लॉन्च किया गया? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। घायल और विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील मरम्मत सक्षम एक क्लियर सिंथेटिक बायोमेडिकल गोंद का विकास करने किसने किया है? अभी इससे यह रिपीट हो गया प्रश्न।
आप जान सकते हैं भोपाल के IISER। 13 अक्टूबर 2023 को एक दूर स्थित धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह, जहां सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्ञात धातु वस्तु उपलब्ध है, के लिए एक साइकी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? साइके क्षुद्रग्रह नाम है। अब देखते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई वन लाइनर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 23 को राज्य के किस 3 बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? नामदफा, पक्के और कामलांग। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने WWAF इंडिया के साथ मिशन लाइफ के तहत विभिन्न जागरूकता विधियों का आयोजन कब किया? गतिविधियों का 2 से 8 अक्टूबर 2023। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर, बकरी की एक प्रजाति है, का संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को ग्रीन वार रूम लॉन्च करके वायु प्रदूषण खिलाफ लड़ाई की एक महत्वपूर्ण कदम उठाया? दिल्ली। हाल ही में किस संस्थान ने अपनी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में बताया कि भारत तेजी से भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र की। हाल ही में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश को किस दुर्लभ पक्षी को केरल के कन्नूर में देखा गया? बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर। रिपोर्ट एवं सूचकांक देखते हैं। पर्यावरण और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नाम से किस शीर्षक ने एक रिपोर्ट जारी की? ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और वादे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं मानक सुरक्षा संस्थान UNUEHS द्वारा प्रकाशित किस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वर्तमान में भारत भूजल न्यूनता के चरम बिंदु पहुंचने पर कगार पे है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 111वां। 15वें वार्षिक मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की है। भारत 47 देशों में किस स्थान पे है? 45वें स्थान पर। अब देखते हैं योजना और कार्यक्रम। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के किस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। कभी कभी आपसे राज्य पूछ लेगा या कभी पूछेगा योजना किस राज्य में है। भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर 2023 को किस परियोजना की शुरुआत की गई? किसकी परियोजना? उद्भव। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 285 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 7 परियोजनाओं को। एशियाई विकास बैंक ने कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को $338 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? बांग्लादेश। भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। पशुपालन डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत किया। अब देखते हैं खेल से संबंधित वन-लाइनर। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर 2023 प्रतियोगिता में महिलाओं की सिंगल्स का खिताब जीता? उन्नति हुड्डा ने। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल स्पर्धाओं के कुल कितने खिलाड़ियों को मंजूरी दी है? 303। 22 से 28 अक्टूबर 2023 को चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहां किया गया? चीन के हांगझोउ में। किस ओलंपिक खेल में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश को शामिल किया जाएगा? लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में। दिल्ली में वेदांता हाफ मैराथन का आयोजन कब किया गया? 15 अक्टूबर 2023 को। भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीता? रौनक साधवानी। कानून एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से 9 अक्टूबर 2023 को प्रथम बार व बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र का उद्घाटन किया। कहां? मुंबई में।
चीन के हांगझाओ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? प्रियंका गोस्वामी। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डिसोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डिसवोर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? जूड बेलिंगहम को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तेजस अशोक सिरसे, जो कि महाराष्ट्र के हैं। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डिशोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एताना बोनमाटी को। अब देखते हैं विविध में। भारतीय मूल के किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया है? अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को। भारत और मलेशिया की सेना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास 23 अक्टूबर 2023 को शुरू? हरिमऊ शक्ति 2023। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे आप बिम्स्टेक भी कहते हैं, के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीतकार को दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया है? पंडित अजय चक्रवर्ती को। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन के असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? आरईसी लिमिटेड। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब प्रदान किए? 17 अक्टूबर 2023। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अक्टूबर 2023 को किस नाम से एक नए गरबा गाने की जारी किया? माडी। वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का 16 अक्टूबर 23 को निधन हो गया? वे फिनलैंड के रहने वाले थे। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449 स्थान। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा को। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे जाने जाने घोषणा की? किसे दिए जाने की? अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डन को। भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस कब मनाया? 8 अक्टूबर 2023 को। स्वीडिश अकादमी ने 6 अक्टूबर 2023 को किसे वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को। किस सुप्रसिद्ध रंगकर्मी को हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक नियुक्त किया गया है? चितरंजन त्रिपाठी। भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोइता गुप्ता। स्वीडिश अकादमी ने वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की? नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फासे। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 23 को कौन सा दिवस मनाया? विश्व पशु दिवस 2023। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 अक्टूबर 2023 को मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्सियम को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को विकसित किसने किया है? ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कातलिन कारिको और अमेरिका के प्रोफेसर ड्रियू वाइजमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? चिकित्सा। चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 26 अक्टूबर 2023 का निधन हो गया? ली केकियांग का।
अब देखते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय की जो परीक्षा हुई थी क्लर्क के ग्रेड की, उसमें कुछ प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों का सारांश यहाँ पे दिया है, मतलब जो टॉपिक आए थे उनका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना रिपीट जरूर होते हैं। चाहे आप बिहार दरोगा की परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो वहां भी यह काम देगा। जैसे अल्फा अल्फा है, क्या है? एक प्रकार की घास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद भारत की सरकार का गठन की घोषणा कहाँ की थी? सिंगापुर में किया था। कौन सा अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान द्वीप और निकोबार को। तो 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है 8 डिग्री उत्तरी। किस प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीकी एशियाई एकजुटता को भारत की विदेश नीति के केंद्रीय तत्व के रूप में आरंभ किया गया? जेएल नेहरू जी के द्वारा। किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। विकेंद्रीकृत प्रणाली का सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता जी ने। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था पूंजी सघन भारी उद्योगों की स्थापना। किस पुरास्थल के उत्खनन से बंदरगाह प्राप्त हुआ था? लोथल। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? लोहा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई? 5। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसके अधिक नहीं हो सकती? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। भूमध्य सागरीय जलवायु का सर्वाधिक स्पष्ट अभिलक्षण क्या है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु। जिमी वेल्स किसका संस्थापक है? विकिपीडिया का। भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों के साथ मिलती है? सिक्किम। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर, डेड सी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर करिंघम को। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खलजी वंश ने। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नौसेना के दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कहां पे है? कोची। प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? सतपुड़ा। पहली बार किस महिला को ज्ञानपीठ मिला था? आशा पूर्णा देवी। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है किस स्थिति में? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने से। एक परमाणविक पदार्थ है क्या? हीलियम। जो विकल्प दिए गए थे उनमें हीलियम था। सफाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साबुन का धुंधला दिखाई देता है। इस तथ्य का कारण यह है कि साबुन मिसेल प्रकाश का छितराव प्रकीर्णन कर सकते हैं। कौन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति। स्तनधारी नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित करता है? यूरिया। हमारी जो किडनी वगैरह पसीना जो होता है उसमें यूरिया के होते हैं भाग। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। और यूरिया निर्माण का होता है? यकृत में होता है हमारे, ध्यान रखिएगा। एक सदिश राशि है, दिए गए विकल्पों में संवेग था। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विकल्प में होगा बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, ये रहा होगा तो कम हो जाएगा, सही है। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? अपकेंद्रण पर। पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? सोना, फिर पारा और उसके बाद इस्पात। किस में रजत नहीं होता? जर्मन सिल्वर में। किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जेनॉन को। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है एथिल एल्कोहल।
प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक को आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। चलिए अब देखते हैं चर्चित शब्द मंजूषा। जो कुछ चर्चित शब्दावलियां होती हैं इनसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं। एक शब्द प्रचलित है अभी हाल फिलहाल में, क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है? रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोगी जी वावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया। क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं? क्वांटम डॉट्स छोटे कण होते हैं जो अपने छोटे भौतिक आकार के कारण अद्वितीय ऑप्टिकल गुण प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित कृत्रिम नैनो स्केल क्रिस्टल संरचनाएं हैं। इनका आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। यह इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। क्वांटम डॉट्स का आकार उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के तरंग का निर्धारण करता है। छोटे डॉट्स नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और बड़े डॉट्स पीले व लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनका उपयोग एलईडी लैंप और टेलीविजन स्क्रीन जैसे डिस्प्ले की गुणवत्ता बढ़ाने, ट्यूमर के ऊतकों को प्रदीप्त करने तथा कुशल और कॉम्पैक्ट सौर सेल बनाने में किया जा सकता है। अगला है अपार शब्द, चर्चा में रहा है। अगर हमारी आप वीकली जो करंट अफेयर्स की आ रही है, वीकली टाइड के नाम से, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे शब्दावलियां आपसे जो है बिल्कुल अनजान नहीं लगेंगी आपको। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय संबंधित ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर उनके ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे अपार कहा गया, का कार्यान्वयन शुरू करने का आग्रह किया। अपार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्ण नाम इसका क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक प्रकार का पहचान पत्र या आईडी कार्ड है। इस एक राष्ट्र एक छात्र पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। यह पहल नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अनुरूप है। अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर हाई एजुकेशन तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। यह संख्या एक डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में काम करेगी जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों, लर्निंग आउटकम और को करिकुलम सह पाठचर्या संबंधी उपलब्धियों को दर्ज करेगी। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पास अपने पासपोर्ट का उपयोग करके अपार पर अपना पंजीकरण पूरा करने का विकल्प होगा। यह एक प्रकार का एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडू लॉकर है। आयरन स्वार्ड्स, यह चर्चा में क्यों रहा है? यह इजराइल फलस्तीन युद्ध के दौरान चर्चा में रहा है। यह इजराइल सेना द्वारा चलाया जा रहा एक ऑपरेशन है, अभियान है। इजराइल द्वारा यह ऑपरेशन फलस्तीन के गाजा पट्टी में शुरू किया गया। आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे, हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, इस पे आप देख सकते हैं। इसका लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमताओं को कम करना और भविष्य के हमलों को रोकना। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना फलस्तीनी और इस्लामिक जिहाद के नेताओं, आतंकियों को निशाना बना रही। इजराइल और फलस्तीन के मध्य संघर्ष का सबसे बड़ा कारण गाजा पट्टी का क्षेत्र और अल अक्सा मस्जिद है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। राफा क्रॉसिंग, हाल ही में जारी इजराइल और फलस्तीन युद्ध के दौरान चर्चा में रहा। राफा क्रॉसिंग क्या है? यह मिस्र से गाजा पट्टी की ओर जाने वाला मुख्य प्रवेश निकास द्वार है। अगर आपको गाजा याद है, अगर आप विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, मतलब थोड़ा भी अगर देख रहे होंगे, तो इतना आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट बैठ जाएगा। जैसे यह आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, और इस तरह नहीं है, मतलब मैं एक बना दे रहा हूं, और इस तरह यहां आप मान के चलिए यह रहा इजराइल आपका, ठीक है, यह इजराइल है, यह इजराइल है। तो यहां पर यह सिनाई प्रायद्वीप है, यहां पे यह तिकोना सिनाई प्रायद्वीप है जिस पर जो है मिस्र का कब्जा है। अब यहां डायरेक्ट इस एरिया में आप, यहां मैंने बहुत छोटा बना दी, जगह नहीं थी, यहां पर जो गाजा पट्टी है उससे लोग भागकर मिस्र की तरफ आ रहे हैं। तो मिस्र की तरफ जब आ रहे हैं तो एक राफा क्रॉसिंग पड़ती है, उसको क्रॉस करके ही वे मिस्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी चेक पॉइंट्स को या बॉर्डर को कहा जाए तो राफा क्रॉसिंग कहा गया। यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ सीमा साझा करता है जिस पर मिस्र का नियंत्रण है। यह गाजा पट्टी के अंदर और बाहर जाने का एकमात्र मार्ग है जो इजराइल के नियंत्रण में नहीं है। दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग इसलिए चर्चा में है क्योंकि
इजराइल फलस्तीन संघर्ष के कारण संभावित इजरायली हमले की आशंका के चलते फलस्तीनी गाजा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है पिंक वालवर्म। हाल ही दिनों में यह पूरे उत्तर भारत के किसानों के लिए गंभीर संकट बन गया है। क्या है यह? विनाशकारी कीट है जो मुख्य रूप से कपास की फसलों को प्रभावित करता है। यह एशिया की स्थानीय प्रजाति है। भारत में पहली बार इसे वर्ष 1842 में देखा गया था। पिंक वालवर्म का रासायनिक नाम क्या है? पेक्टिनोफोरा गॉसिएपिएला। पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। इससे किसानों को व्यापक क्षति और वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसने वर्ष 2021 में उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में कपास के खेतों को प्रभावित किया है। अगला है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस पॉलिसी के तहत हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के लिए 8 ब्लॉक्स की पेशकश की है। यह क्या है? भारत सरकार द्वारा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का आरंभ जून 2017 में किया गया था। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली कंपनी को सरकार से औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अन्वेषण ब्लॉकों का चयन करने का विकल्प देती है। इसके तहत तेल, गैस, कोल बेड मीथेन, गैस हाइड्रेट आदि जैसे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत भारत में अन्वेषण और उत्पादन संबंधी गतिविधियों में तेजी लाना। इस नीति के सफल कार्यान्वयन के बाद भारत के अन्वेषण क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में 2,37,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। डेविड स्लिंग। वर्तमान में जारी इजराइल फलस्तीन युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। यह क्या है? कौन सी प्रणाली है? डेविड स्लिंग एक इजरायली वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है। जैसे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, बड़े कैलिबर रॉकेट, क्रूज मिसाइलों को ध्वस्त किया जा सकता है। यह इस वायु रक्षा प्रणाली को इजराइल ने हमास के हमलों के खिलाफ सक्रिय कर दिया है। इसे मैजिक वैंड भी के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्लग एंड प्ले के रूप में विकसित किया जाता है। डेविड स्लिंग प्रणाली में एक मिसाइल फायरिंग यूनिट, एक अग्नि नियंत्रण राडार, एक युद्ध प्रबंध स्टेशन और इंटरसेप्टर शामिल है। डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम को अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। डेविड स्लिंग 40 से 300 किलोमीटर सीमा के अंदर रॉकेट और मिसाइलों के खिलाफ ताकतवर अवरोधन क्षमता यानी कि इंटरसेप्टर जो है का प्रदर्शन करता है। उदारता प्लस, लीनियंसी प्लस। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा कार्टेलाइजेशन पर अंकुश लगाने हेतु उदारता प्लस, लीनियंसी प्लस मानदंडों के संबंधित मसौदा जारी किया गया है। यह क्या है? उदारता प्लस की अवधारणा एक व्यवसाय जिसे किसी कार्टेल का खुलासा किया है और कम दंड के लिए आवेदन जमा किया है को किसी अन्य कार्टेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में एक अलग आवेदन जमा करने की अनुमति देता है। उदारता प्लस व्यवस्था से आवेदकों को कई कार्टेल के संबंध में खुलासे के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा आयोग को कार्टेल जांच पर समय और संसाधनों को बचत करने में मदद मिलेगी। लेनियंसी प्लस व्यवस्था प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 का हिस्सा है, जिसे अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य क्या है? पहले से ही जांच के दायरे में आने वाली व्यक्तियों या कार्टेल को दूसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके बारे में नियामक को जानकारी नहीं है। ग्रीन वॉशिंग। क्या है ग्रीन वॉशिंग? अध्ययन से पता चला है कि विश्व भर में बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा ग्रीन वॉशिंग के मामलों में 70% की वृद्धि दर्ज की गई। यह क्या है? देखते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल भ्रामक छवि पेश करने के लिए किसी उत्पाद सेवा कंपनी के पर्यावरणीय लाभों के बारे में झूठे या अतिशयोक्तिपूर्ण दावा करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनियां अपने अधिकतर उत्पादों गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई जो है एसी है और एसी मशीन को किसी को यह दिखाया जाए कि यह तो 7 स्टार एसी है, और 7 स्टार एसी का मतलब है कि बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती या पर्यावरण को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाती, तो इसी को ग्रीन वॉशिंग कहा जाएगा। पर्यावरण जे वेस्टरवेल्ड ने 1986 में ग्रीन वॉशिंग शब्द को गढ़ा। इसके अंतर्गत उत्पादों की पैकेजिंग को बदलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों की बिक्री या गतिविधियों को जारी रखा जाता है। केप टाउन कन्वेंशन।
कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने विमान, विमानन, इंजन, एयरफ्रेम, हेलीकॉप्टर के संबंध में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के एक प्रमुख प्रावधान को रद्द करने के लिए हाल ही में एक अधिसूचना जारी की। सरकार का यह कदम केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुरूप है। केप टाउन कन्वेंशन एयरफ्रेम, विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर पर लागू होता है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य एयरफ्रेम और हेलीकॉप्टर एयर इंजन जैसे उच्च मूल्य वाले मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का कुशल वित्त पोषण करना है। 4 अगस्त 2023 तक 87 पक्षकारों ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की है, इसमें शामिल हुए हैं। इनमें से 3 पक्षकारों ने एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। भारत 2008 में इसका पक्षकार बना है, यानी कि इसमें यह पार्टनर बना है। केपटाउन कन्वेंशन 19 जून 1948 को जिनेवा में हस्ताक्षरित विमान अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर जिनेवा कन्वेंशन का स्थान लेता है। याक चुरपी, ये क्या है? एक प्रकार का दुग्ध उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब कहाँ का है याक चुरपी, देखते हैं। याक के दूध से बना पारंपरिक पनीर चुरपी अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय का मुख्य भोजन है। प्रोटीन से भरपूर चुरपी का उपयोग राज्य के वनस्पति विहीन डंडे और पहाड़ी ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी याक चरवाहों द्वारा सब्जियों के विकल्प के रूप में किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर है। इसे सब्जियों या मोटे करों में भी मिलाया जाता है और आदिवासी घरों में मुख्य भोजन के रूप में चावल के साथ खाया जाता है। याक का दूध चुरपी मलाईदार, सफेद, गाढ़ा, मीठा, सुगंधित होता है और इसमें गाय के दूध की तुलना में प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। अरुणाचली याक को ब्रोकपास नामक जनजाति याक चरवाहे पालते हैं। अब अगला है आयरन डोम। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दागे गए कई रॉकेट इजराइल के आयरन डोम रक्षा प्रणाली, एक जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड है आयरन डोम पे, आप जाके देखना चाहें देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ही है। को भेदने में सफल रहे हैं। चलिए आयरन डोम के बारे में छोटी छोटी चीज़ें कुछ देख लेते हैं। जैसे एक छोटी दूरी की एंटी रॉकेट, एंटी मोर्टार और एंटी आर्टिलरी प्रणाली है। इसकी रक्षात्मक सीमा 2.5 किलोमीटर से लेकर 43 मील है और इसे इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, एक तो राफेल जेट है फ्रांस का फाइटर जेट जो अभी भारत ने खरीदा है, वहाँ राफेल जेट का नाम है, यह राफेल कंपनी का नाम है। यह कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक राडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल हैं। यह इजराइल पर हमला करने वाली मिसाइलों और रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें मार गिराता है। रैपिडेक्स, 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे RRTS भी कहा जाता है, कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। क्या है यह? नमो भारत ट्रेन को रैपिडेक्स ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन है। RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड में चलने वाली यह रैपिडेक्स ट्रेन साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ती है। साहिबाबाद दुहाई प्राथमिकता खंड 17 किलोमीटर 5 स्टेशनों के मध्य लगभग 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2025 तक निर्धारित की गई। रैपिडेक्स ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हालांकि यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तथा इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में वैक्सीन उपयोग को मंजूरी दी गई। किसको? R21 मैट्रिक्स M ट्रेडमार्क TM है यह वैक्सीन का, एक प्रकार की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से पहले घाना और बुर्किनो फासो ने इस टीके को मंजूरी दी थी। WHO द्वारा मलेरिया का पहला अनुमानित प्राप्त टीका RTS ASO1 या कह सकते हैं 01 है। मैट्रिक्स M घटक नोवावैक्स द्वारा विकसित किया गया एक अधिकृत सैपोनिन आधारित सहायक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक बीमारी है जो परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
एवरीवन इज अ हीरो। एवरीवन इज अ हीरो को ऑस्कर 2024 में भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से प्रविष्टि मिली है, एंट्री हुई है। यह क्या है देखते हैं। मूल रूप से मलयालम भाषा में बनाई गई एक फिल्म है। यह डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में बनाई गई है। इस कहानी 2018 में इसकी कहानी केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। स्टैग हॉर्न, स्टैग हॉर्न क्यों चर्चा में है? हाल ही में कैरेबियन क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैग हॉर्न का जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया। स्टैग हॉर्न प्रवाल एक प्रकार का प्रवाल है, कोरल है। यह प्रवाल प्रजाति बड़े पैमाने पर कैरेबियाई क्षेत्र, आप अगर कैरेबियाई क्षेत्र की बात करेंगे तो जो आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और जो दक्षिणी अमेरिका है, तो उसके बीच का जो रीजन है, इससे जो है इस रीजन को कैरेबियाई क्षेत्र कहा जाता है तथा बहामस और फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये प्रवाल उथले पानी में झाड़ियों या घने समूहों का निर्माण करते हैं जिन्हें थीकेट्स कहा जाता है। ये थिकेट्स असंख्य रीफ मछलियों और अन्य प्राणियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। स्टैगहॉर्न कोरल अक्सर एल्खोर्न कोरल और स्टार कोरल के बीच पाए जाते हैं। वाटर मील चर्चा में क्यों है? थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने के एक दल द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए के पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में वाटर मील नामक पौधे की क्षमता पर भूतपूर्व का शोध किया जा रहा है। भूतपूर्व शोध किया जा रहा है। अभी क्या होता है कि वहां पर एक आप कहें तो स्टॉक रहता है, ठीक है, और जनरेटर लगे जो जनरेट करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं होता वहां। वाटर मील विश्व का सबसे छोटा फूल वाला पौधा है। यह एक जड़ रहित तना रहित पादप है जो जल निकायों पर तैरता है। यह तीव्र गति से विकास करता है और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का प्रचुर उत्पादक और प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। अब देखते हैं थोड़ा जीएस के देखेंगे, तथ्यात्मक चीजें देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल फैक्चुअल चीजें देखेंगे। आपके जो अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, यूपीपीसीएस की, या फिर आरएएस की कुछ एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, या फिर आप अगर बीपीएससी की देखें तो बीपीएससी की टीचर की कई सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, और जो है एसआई भी होने वाली है परीक्षा, एसएससी सीजीएल की अभी परीक्षा लगी हुई है। इन सब में इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमारी वीडियो देखिए, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि यह आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं सौर ऊर्जा संबंधित। भारत के भूमि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष लगभग कितनी ऊर्जा आपतित होती है, यानी कि भारत भूमि पर कितनी सूर्य की ऊर्जा पड़ती है? तो 5000 ट्रिलियन KWH किलो वाट। अब आप सोचिए, स्वच्छ आकाश बादल रहित स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसत परिमाण कितना होगा? 4 से 7 किलोवाट प्रति मिनट। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिति खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक बोलते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। भारत का पहला बैटरी स्टोरेज सौर ऊर्जा आधारित सूर्य ग्राम किस राज्य में बनाया गया? गुजरात के मुढेरा में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने 3% प्रति भूमि क्षेत्र को सोलर पीवी मॉड्यूल द्वारा कवर करते हुए देश की सोलर क्षमता लगभग कितनी आकलित की है? 748 GW यानी कि गीगावाट। राष्ट्रीय सोलर मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? 11 जनवरी 2010 को। राष्ट्रीय सोलर मिशन ने वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़े कितने गीगावाट वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट। वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट तक की स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है? 280 गीगावाट। सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए, यानी कि वहां सेंट्रेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत पृष्ठ की तुलना में कौन सा पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है? काला और कृष्ण या काला। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर ऊर्जा में। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सोलर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सिल्वर या चांदी का। सौर सेल पैनल का उपयोग कहां कहां किया जाता है? रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में तथा ट्रैफिक सिग्नलों
परिकल्पकों तथा बहुत से खिलौनों में किया जाता है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे, सौर ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट के निर्माण में किस धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं? सीजियम की धातु लगाई जाती है। सौर ऊर्जा के निर्माण में किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किसमें? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने, सौर ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए सरकार ने किसानों के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? पीएम कुसुम योजना। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहनों में हाइड्रोजन को किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उसका उपयोग किया जाता है। अगस्त 2022 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किस देश के द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किसके साथ अनुबंधित किया गया है? मेधा सर्वो ड्राइव्स और बलार्ड पावर सिस्टम। मेधा सर्वो ड्राइव्स को कितने की अनुमानित लागत से हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित तकनीक विकसित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? 70 करोड़। किस राज्य को 2 रेल मार्गों के लिए हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन डेमू रैक उत्तर रेलवे की कार्यशाला में तैयार किए जा रहे हैं? कहां? हरियाणा। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेनों का नाम क्या रखा जाएगा? वंदे मेट्रो। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना का उद्देश्य क्या है? ट्रेनों की उपस्थिति और संचालन प्रणाली को अद्यतन करना तथा सार्वजनिक परिवहन में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। हाइड्रोजन ट्रेन में ऊर्जा उत्पादन के लिए उसकी छत पर किसके साथ हाइड्रोजन का भंडारण किया जाता है? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन ट्रेन में ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया में क्या उत्पादित नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम गति लगभग कितनी हो सकती है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से 1000 किलोमीटर तक। हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाले सभी बड़े या छोटे रेल वाहनों को किस नाम से वर्गीकृत किया गया है? हाइड्रेल के नाम से। पहला वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रेल सम्मेलन 2005 में कहां आयोजित किया गया था? उत्तरी कैरिलोना में। सन 2000 में कनाडाई खान में प्रदर्शित पहला काम करने वाला हाइड्रेल डिवाइस फ्यूल सेल प्रपल्सन इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? क्या था? माइन लोकोमोटिव। पृथ्वी पर मिलने वाली हाइड्रोजन किस प्रकार की गैस है? रंगहीन और गंधहीन गैस। यानी कि अगर यहां वो मौजूद है तो ना आप उसे देख सकते हैं ना उसे सूंघ सकते हैं। अच्छा, एलपीजी जो आपके घरों में होती है, क्या वह रंगहीन या गंधहीन गैस होती है? और अगर गंधहीन गैस है तो वह क्यों गंधहीन, मतलब अगर वो गंध देती है, पता चल जाता है आपको, तो उसकी गंध का कारण क्या है? कमेंट करके बताइए प्लीज आप में से कोई। हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन किस प्रकार कार्य करता है? आंतरिक दहन इंजन के भीतर या हाइड्रोजन ईंधन सेल में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के माध्यम से काम करता है। वर्तमान में विश्व में अधिकांश देश सन 2030 तक स्वच्छ हरित ऊर्जा के उपयोग का लक्ष्य रखते हुए किस प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन पर केंद्रित हो रहे हैं? हाइड्रोजन की ऊर्जा पर। हाइड्रोजन किस प्रकार का तत्व है? आवर्त सारणी का प्रथम और सबसे हल्का तत्व। समस्त ब्रह्मांड में तारों और सूर्य में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। विशुद्ध रूप से हाइड्रोजन का उत्पादन किस विधि से किया जाता है? तापीय विधि, विद्युत अपघटन विधि और प्रकाश अपघटन विधि। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन हरी, भूरी, धूसर और नीली। प्राकृतिक गैस से उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? भूरी और धूसर हाइड्रोजन को। सौर और पवन ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से जब हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है तब इस प्रकार के उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हरी हाइड्रोजन कही जाती है, ग्रीन हाइड्रोजन। पूर्ण रूप से स्वच्छ ऊर्जा किस प्रकार के हाइड्रोजन को माना गया है? हरी हाइड्रोजन को। हरी ऊर्जा के उपयोग के बाद उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सिर्फ पानी, जल। अब देखते हैं वायु प्रदूषण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। वायु प्रदूषण के, देखिए दोस्तों एक बात बता दो आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको मैं दे रहा हूं ना, जो तथ्यावलोकन जहां शुरू हुआ है, ये ना ऐसा सामग्री है ना कि बिल्कुल एकदम तैयार मटेरियल है, आप इसको डाइजेस्ट कर जाइए। जैसे होता है ना कि आप सब्जी खरीद के लाए मार्केट से,
पहले उसे कटपीट करिए, धुलिए, फिर बनाइए, फिर खाइए, तो एक प्रोसेस है। लेकिन इससे क्या है ना, बिल्कुल डाइजेस्ट कर जाइए। और यह आपका 99% ऐसी सामग्री है जो आना ही आना है एग्जाम में। वायु प्रदूषण के उच्चतम वार्षिक स्तर वाले दुनिया के 20 शहरों में कितने शहर भारत में है? 13। भारत की समस्त जनसंख्या अपने चारों ओर हवा में मौजूद किस प्रकार की हानिकारक कणों के संपर्क में है? पीएम 2.5। कितने पीएम कण सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कहलाते हैं जो पीएम 2.5 होते हैं? दो होते हैं, एक पीएम 10, एक पीएम 2.5। वायु प्रदूषक के सामान्य स्रोत क्या है? घरेलू प्रदूषण, मोटर वाहन, कारखाने और जंगल की आग। पीएम 2.5 कणों के संपर्क में आने से किस प्रकार की गंभीर बीमारी होने की आशंका है? फेफड़ों के कैंसर, मस्तिष्क का आघात और हृदय रोग। पीएम 2.5 के हवा में उत्सर्जन सबसे आम स्रोत कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, बायोमास, लकड़ी, चारकोल, फसल अवशेषों का दहन इत्यादि। भारत में पीएम 2.5 कणों का आधे से अधिक उत्सर्जन ऊपरी वायुमंडल में किस प्रकार से होता है? द्वितीयक रूप से। पेट्रोल तथा डीजल इन जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में किसका वाहन क्षमता घटा देती है? वाहक क्षमता, वो ऑक्सीजन का। जो हमारा ब्लड होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह O2 के साथ बॉन्ड बना के उसका परिवहन करता है। लेकिन जब वहां पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो इससे यह ज्यादा जल्दी बॉन्ड बनाता है और यह बॉन्ड लंबा चलता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भारत में कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2019। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार प्रदूषकों की सूची में क्या शामिल है? पीएम 10, पीएम 2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरेन, आर्सेनिक और निकेल। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में कितने प्रतिशत की कमी लाने का एक नया लक्ष्य निर्धारित हुआ है? 40%। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम द्वारा सभी स्थानों पर निगरानी कार्यक्रम के लिए कौन से 4 वायु प्रदूषक की पहचान हुई है? SO2, NO2, PM10, PM 2.5। वायु की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? सफर के नाम से जाना जाता है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू सफर प्रणाली का कार्य क्या है? महानगरों के किसी स्थान विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापना। वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली किन किन मानदंडों की निगरानी करता है? तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति एवं दिशा, परावैंगनिक किरणों और सौर विकिरण। वायु गुणवत्ता सूचकांक में गणना हेतु किन किन 8 प्रमुख वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया? भू स्तरीय ओजोन, पीएम 10, पीएम 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, लेड आदि। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इंडोर वायु प्रदूषण के रूप में किसे जाना जाता है? जब धूल, गैसें और एलर्जी घर, कार्यालय, स्कूल आदि जैसे इंडोर स्थानों में हवा को दूषित करती है। वायु को स्वच्छ करने की एक प्रणाली जिसे औद्योगिक परिसरों, आवासीय परिसरों, स्कूलों में लगाया जा सकता है, क्या कहलाता है? वायु संवर्धन, वायु शोधन इकाई। WAYU उपकरण वायुमंडल में उत्सर्जित किस प्रकार के कणों प्रदूषकों की मात्रा को कम करने में सक्षम है? किस प्रकार के हैं? PM 10, PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, हवा में तैरते कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन। वायु संवर्धन, वायु शोधन इकाई को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर 2018 को कहां स्थापित किया गया? दिल्ली के ITO चौराहे पर तथा मुकरबा चौक। केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को रोकने और देश में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए पुराने वाहनों पर कौन सा कर आरोपित किया? हरित कर। वायु प्रदूषण अधिनियम भारत में कब से लागू है? 1981। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कब से लागू है? 2017। अगस्त 2021 में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां किया गया था? नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहां किया गया? चंडीगढ़ में। अब देखते हैं स्वच्छ जल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी पर 71% का कितना प्रतिशत अलवणीय जल है? कितना? केवल 3%। भारत में विश्व के धरातली क्षेत्र का लगभग 2.45%, जबकि जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 4%। यूनिसेफ के अनुसार भारत के कितने आबादी के पास
पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध है 50% से भी कम। बिल्कुल बकवास है, इसलिए कि इनका जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल यूरोपीय देशों से उनके बायसनेस नजरिए से प्रभावित हो, बायसनेस नजरिया है कुल मिला के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में अतिरिक्त फ्लोराइड से, हालांकि डाटा आपको यही बताना है एग्जाम में, ठीक है, आपको डाटा यही बताना है, वास्तविकता आप सब भी जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत के अतिरिक्त फ्लोराइड में कितने राज्य प्रभावित हैं? 19 राज्य। आर्सेनिक प्रदूषण अकेले पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं? 1.5 करोड़। ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? वह है 19,23,93,949। ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति में नल कनेक्शन वाले घर 15 अगस्त 2019 की स्थिति की कुल संख्या और प्रतिशत कितना है? यह 3,23,62,838, 16.82%। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर घर नल से जल के मामले में 100% का लक्ष्य प्राप्त कर चुके? 9 राज्य। मानव अथवा पशुमल अथवा रोगजनक बैक्टीरिया अथवा वायरस युक्त मूत्र से दूषित पानी को पीने के होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, अमीबीय और जीवाणु दस्त, अन्य अतिसारी रोग। तो ये सारे दूषित पानी, कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से होते हैं। आप सब भी जानते हो, हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि किस तरह से बीमारियां नहीं अब फैल रही हैं। पहले गांव के गांव साफ हो जाते थे, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर था इस तरह की बीमारियों की वजह से। डेंगू, फाइलेरिया, आन्कोसेरेसियासिस और ट्रिपेनोसोमाइसिस और पीत ज्वर, येलो फीवर किस प्रकार फैलते हैं? पानी में प्रजनन करने वाले रोग वाहकों से। राष्ट्रीय जल मिशन मुख्य उद्देश्य क्या है? समेकित जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर जल के संरक्षण, उसकी न्यूनतम बर्बादी और उसका अधिक समान वितरण करना। राष्ट्रीय जल मिशन 5 चिन्हित लक्ष्य कार्य कौन से हैं? 5 कौन कौन से देखिए। व्यापक जल डेटाबेस को सार्वजनिक करना, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण हेतु नागरिक राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, अधिक जल दोहित क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जल उपयोग कुशलता में 20% की वृद्धि करना, बेसिन स्तर तथा समेकित जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों, बर्फ के क्षेत्र में कमी, देश के अनेक भागों में वर्षा के दिनों की संख्या में समग्र कमी के कारण सूखे की स्थिति में वृद्धि, वर्षा के दिनों की तीव्रता में भारी वृद्धि के कारण बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि के कारण कछारी एक्वीफरों में भूमि जल की गुणवत्ता में प्रभाव, वृष्टिपात और वाष्पीकरण में बदलाव के कारण भूमि जल पुनर्भरण पर प्रभाव, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण तटीय और द्वीपीय एक्वीफरों में लवणीयता का बढ़ना आदि। केंद्र सरकार की सहायता से किस वर्ष ग्रामीण जलापूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? 1972 में। अब देखते हैं हाथी संरक्षण से संबंधित। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कुल कितनी है? 27,312। 2012 में हाथियों की संख्या कितनी थी? 30,000। वर्ष 2012 से 17 के बीच हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई है? 10% की। हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कब हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया? 13 अक्टूबर 2010। देश के कितने राज्यों द्वारा हाथी को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी जाती है? 3। भारत के किन 3 राज्यों में हाथी को राजकीय पशु के रूप में माना है? झारखंड, कर्नाटक और केरल। एशियाई हाथियों की संख्या कितना प्रतिशत अकेले भारत में निवास करती है? 60%। स्विस संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी 2021 की रेड डेटा में अफ्रीकी जंगल हाथी को किस श्रेणी में रखा गया है? जंगली हाथी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। स्विस संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण द्वारा जारी 2021 की बुक में अफ्रीकी सवाना हाथी को किस श्रेणी में शामिल किया गया था? किसमें? लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल किया गया। मानव हाथी संघर्ष सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में मानव हाथी टकराव की कितने प्रतिशत घटनाएं इन 6 राज्यों में होती हैं? 85% की अकेले की इन्हीं राज्यों में घटनाएं होती हैं। हाथियों की संख्या में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? कीमती और बहुउपयोगी दांत के लिए उनका शिकार किया जाना। वन्य जीवों, वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन
द्वारा कब से हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है? 18 जनवरी 1990। देश का एकमात्र हाथी अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। हाथी संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा 2003-4 में विकसित किस मॉडल का निर्माण किया गया था? सोनितपुर मॉडल। सोनितपुर मॉडल के तहत किस कार्य का संपादन किया जाता है? सामुदायिक स्तर पर हाथियों के खेतों को नष्ट होने से बचाने तथा उन्हें मारने के बजाय भगाने और वन विभाग को सूचित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वर्ष 17 से 31 की अवधि के बीच देश में कौन सी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना लागू है? तीसरी लागू है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करती है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर बल देती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत हाथियों को संरक्षण प्राप्त है? अनुसूची 1 के तहत, जिसमें हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, जो अनुसूची 1 में रखे जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा सभी जीवधारियों के प्रति दयालुता प्रकट करने का कर्तव्यबोध शामिल किया गया है? अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 51 क का 7वां उपबंध। विश्व भर में किस दिन विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त। भूमि पर विशाल जानवर कौन सा है? हाथी। मूल रूप से हाथी की कितनी प्रजातियां मौजूद हैं? 3। हाथी की 3 प्रजातियां कौन कौन सी? अफ्रीकी जंगली हाथी, मुख्य संकेंद्रण पश्चिमी अफ्रीका। अफ्रीकी सवाना हाथी, मुख्य संकेंद्रण दक्षिणी मध्य अफ्रीकी सवाना क्षेत्र। एशियाई हाथी, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया। वन्य जीव पारितंत्र में हाथियों को किस प्रकार प्रजाति का दर्जा दिया जाता है? की स्टोन प्रजाति या अम्ब्रेला प्रजाति। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देश में अब तक 15 राज्यों में कुल कितने डेडिकेटेड एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए गए हैं? 33। हाथियों पर बनी किस भारतीय लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ? दी एलिफेंट विस्पर्स को। हाथियों के लिए भूमि का एक संकीर्ण भाग जो 2 बड़े आवास क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, क्या कहलाता है? हाथी गलियारा। देश में हाथियों के भ्रमण हेतु कितने गलियारे हैं? 110 गलियारे। अब देखते हैं शिक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहुंच, समता और गुणवत्ता। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन NMEICT के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ऑनलाइन शिक्षा, प्रचार प्रसार, जिनमें संस्थानों और शिक्षार्थियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में सिमुलेशन आधारित प्रयोगशालाओं तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए किस प्रकार के लैब को डिजाइन किया गया है? वर्चुअल लैब। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने शोध शुद्धि नामक अपनी पहल को कब से लागू किया है? 1 सितंबर 2019। संस्थानों में अकादमिक अखंडता को बढ़ाने, साहित्यिक चोरी पर भी अंकुश लगाने हेतु कौन सा साहित्यिक चोरी निरोध सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? शोध शुद्धि। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और IIT बॉम्बे द्वारा कौन सा एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? ई यंत्र। ई यंत्र रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? कृषि, विनिर्माण, रक्षा, स्मार्ट सिटी रखरखाव और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करना। स्वयं प्रभा क्या है? GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित 34 DTH चैनलों का एक समूह है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वयं प्रभा का शुभारंभ कब किया गया था? 9 जुलाई 2017 को। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा विकसित वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रबंधन और नेटवर्क प्रणाली का नाम है भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को विज्ञान भवन नई दिल्ली में कब औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया? 19 जून 2018। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? IIT खड़गपुर। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को किस विजन के साथ आरंभ किया गया था? वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। NDLI ने कोविड-19 संकट पर नियंत्रण पाने के इच्छुक छात्राओं, शोधकर्ताओं, उद्यमियों के लिए लॉन्च किया है राष्ट्रीय कोविड रिसर्च रिपोजिटरी। ERP समर्थ क्या है? एक विश्वविद्यालय सूचना प्रबंधन प्रणाली परियोजना।
ईआरपी समर्थ को किसके सहयोग से विकसित किया गया है? सूचना और संचार संस्थान आईआईसी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? समर्थ ईआरपी। समर्थ को सर्वप्रथम किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया गया था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। भारत सरकार द्वारा कौन सा एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना? स्वयं। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी को भी एक्सेस करने के लिए सभी पाठ्यक्रमों को की सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? स्वयं। नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज किसके द्वारा तैयार किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा। सीबीएसई संबद्ध स्कूलों अभिभावकों के लिए स्वयं समीक्षा और विश्लेषण के लिए किस उपकरण का विकास किया गया है? सारांश। भारत में स्टूडेंट्स और रिसर्च वर्कर्स को ई लर्निंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? ई शोध सिंधु। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का एसी क्या है? एक वर्चुअल डिजिटल स्टोर हाउस है जिसमें व्यक्तिगत छात्रों द्वारा उनकी सीखने की यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम क्या है? निष्ठा। निष्ठा का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के दक्षताओं का निर्माण करना। अब देखते हैं चावल, इससे संबंधित कुछ तथ्य। भारत के शीर्ष प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। चावल उत्पादन के अन्य प्रमुख राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और हरियाणा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। 2021-22 के लिए देश के कुल चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब से उत्पादित हुआ? 32%। वित्त वर्ष 22 में वैश्विक चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही थी? देख रहे हैं 45%। ये बहुत बड़ा अमाउंट माना जाएगा। उसके बाद भारत का चावल के उत्पादन में विश्व कौन सा स्थान है? दूसरा। चावल के किस किस्म का वैश्विक स्तर पर 70 से 72% व्यापार किया जाता है? इंडिका किस्म का। इंडिका किस्म का चावल किस क्षेत्र में उगाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में। जैस्मीन और बासमती किस्म के चावल का उत्पादन विश्व के किन देशों में किया जाता है? भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम। भारत द्वारा किस प्रकार के बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की गई? गैर बासमती सफेद चावल। देश के कुल चावल निर्यात में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी 25% है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के कुल चावल निर्यात में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित गैर बासमती सफेद चावल और उसना चावल की हिस्सेदारी कितनी थी? 46%। भारत द्वारा किस देश को वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक मात्रा में गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात किया गया? बेनिन देश के द्वारा। भारत में बासमती चावल खरीदने वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। भारत अन्य किन देशों को बासमती चावल का निर्यात करता है? कुवैत, ब्रिटेन, ओमान, जॉर्डन, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा, मलेशिया, कतर। भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया है? $4,787 मिलियन का। दुनिया की शीर्ष 10 चावल उत्पादक देश किस महादेश में है? एशिया में। दुनिया की शीर्ष 10 चावल उत्पादक देश कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान करते हैं? 80%। वैश्विक स्तर पर गन्ना, मक्का के पश्चात किस फसल का उत्पादन होता है? चावल का। विश्व के किन क्षेत्रों में चावल के सबसे अधिक बड़े उपभोक्ता रहते हैं? एशिया, सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। चावल किस प्रकार की फसल की श्रेणी में शामिल है? खरीफ की फसल। चावल उत्पादन के लिए आदर्श मौसमी परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उच्च आर्द्रता, वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक आदि। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन से? उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाके, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों। चावल उत्पादन के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त मानी जाती है? गहरी, चिकनी और दोमट मृदा। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं जिनके नाम क्रमशः औस, अमन और बोरो।
अब देखते हैं यूपीपीसीएस जो आरओ की आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ जो आपको फैक्ट बताने वाला हूं इस फैक्ट को आप बिल्कुल पी जाइए। ठीक है, एक क्रक्स है बिल्कुल। प्राचीन इतिहास से पहले देखते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक बृहद साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दिया था? पिगमेट। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण मानने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन है? इसमें व्हीलर, चाइल्ड और पिंडोट है। किस भारतीय इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना? अमलानंद घोष ने। आलमगीरपुर, हुलास, मांडी, सोठी में कौन से हड़प्पा कालीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? उपरोक्त सभी। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? कवि हाल। देवपाड़ा अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? सेन राजवंश। मंदसौर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? यशोवर्मन से। अशोक के किस अभिलेख में संगम राज्यों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख 2 और शिलालेख 3 में। किस ग्रंथ से मौर्यकालीन समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने की जानकारी मिलती है? मेगास्थनीज के लिखित बुक इंडिका से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सप्तांग में सम्मिलित 7 अंग कौन से हैं? स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड या बल और मित्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। सिमुक किस वंश का संस्थापक थे? सातवाहन के। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत। बलबन द्वारा स्थापित दीवाने विजारत और दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? क्रमशः वित्त विभाग और सैन्य विभाग। देखिए दोस्तों, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आरओ के लिए एक हमारी विशेष जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसे जाके देख सकते हैं। वहाँ अभी मध्यकालीन भारत ही चल रहा है, प्राचीन हो चुका है लेकिन प्राचीन के अभी और वीडियो आने बाकी हैं, हालांकि मध्यकालीन नियमित रूप से चल रहा है। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की? यह किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, राजस्व विभाग। और यह बता दूं आपको, ये जो अति संभावित प्रश्न है ये भाग 2 है, पहला आ चुका है इससे पहले। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सांसगानी सिक्के चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने। सैद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। भारत में गुंबद स्थापत्य के जनक कौन माने जाता है? इल्तुतमिश को। मालवा में जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक। विजयनगर के राजवंशों साल्यू, तुलु, संगम, अराविडु को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। संगम पहले, फिर सालू वंश, फिर तुलु और अंत में अराविडु। आंध्र कवि पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? अल्लाह सानी पोदन्ना को। अब देखते हैं आधुनिक भारत संबंधी तथ्य। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? मद्रास प्रेसिडेंसी में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839, 1839। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आर्थर कॉटन को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खां। पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह एवं कोल विद्रोह को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सन्यासी पहले आया, सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 तक, फिर कोल विद्रोह 1861 से 1832 तक चला, फिर पावना विद्रोह जो 1873 से 76 तक चला, फिर दक्कन किसान विद्रोह जो 1875 में हुआ। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? धार्मिक आंदोलन के रूप में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल ने किया, परंतु राम सिंह ने इसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में संगठित किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। कैंपबेल आयोग, लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग, मैकडॉनल्ड आयोग को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कैंपबेल आयोग आया 1866 से 67 के बीच, फिर स्ट्रेची आयोग 1880 में, फिर लॉयल आयोग 1897 से 98 में, फिर मैकडॉनल्ड आयोग 1900 से 1901। एक्स्टन आयोग, एलिंगस्टन आयोग, ली आयोग, सैंडहर्स्ट आयोग में कौन सिविल सेवा संबंधित नहीं है? सैंडहर्स्ट आयोग सैन्य सुधार से संबंधित है, जो इससे संबंधित नहीं है। 1902 के पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रू फ्रेजर। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियाट, जो कि 1853 में प्रकाशित हुआ। गिरीश चंद्र घोष संपादक।
महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका से 1903 में। कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? पी मित्र, जतेंद्र मुखर्जी और बारेंद्र कुमार घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? 1924 में सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद चटर्जी कानपुर से थे, इन्होंने की। अब देखते हैं पॉलिटी से संबंधित कुछ तथ्य। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? यानी कि संविधान में किस जगह से यह जो है अध्यादेश करने की शक्ति से प्राप्त होती है? कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। समझ लीजिए कि ये प्रश्न एकदम हिट प्रश्न है, सब बहुत दफा पूछा जा चुका। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है की संकल्पना किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संघवाद की पद्धति किस देश से प्रेरित है? कनाडा। भारत में के महान्यायवादी से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 5 अनुच्छेद 76 76। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 क या आप कह सकते हैं 239 ए, कैपिटल ए। उच्च न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 226। कोएल्हो वाद 2007 किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? किस सूची का है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी अनुच्छेद 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उसे मानते हैं। अब देखते हैं विश्व भूगोल संबंधित। मौसम बदलने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर झुका होना। सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि के, वर्तमान में 146 के हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? लगभग 3,85,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अक्ष देशांतर पर है? 180 देशांतर। कितनी है? मतलब 180 देशांतर हैं। बहामस, मारिटानिया, ईरान, मिस्र में कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। इनमें से ईरान। ध्यान रखिएगा, इस तरह देशों के नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन कर्क रेखा पर नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा कई देशों से होकर गुजरेगी, तो पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। दिन और रात कब बराबर समय के होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। माउंट किनाबलू किस देश में स्थित है? मलेशिया। भूकंप के परिमाण तथा तीव्रता का मापन क्रमशः किस पैमाने पर किया जाता है? रेक्टर और मर्केली। रेक्टर स्केल पे उसका परिमाण मापा जाता है, जबकि मर्केली स्केल पे तीव्रता। सेरेनगेटी मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। कैंटाब्रियन पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? स्पेन। दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया में। टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भारत का भूगोल अब देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। कयाल क्या है? मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोखरचू ग्लेशियर। चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यह जो है उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तरी चिनाब, सबसे दक्षिणी सतलज। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे रिहंद नदी पर बनाया गया है। पूर्वी घाट पर स्थित कौन सी झील दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी। किस मिट्टी का निर्माण बसाल्ट लावा के अपर्दन से होता है? काली मिट्टी। धान, गन्ना, अरहर, चना में खरीफ फसल नहीं है। चना, यह क्योंकि रबी की है। भारत
का चावल का कटोरा किसे बोला जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे। अ हिस्ट्री ऑफ एपीकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस रंधावा। भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल समूह धारवाड़। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन बेलारी कुद्रेमुख किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। खेतरी ताम्र क्षेत्र स्थित कहाँ पे है? राजस्थान में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब अर्थव्यवस्था संबंधित देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मॉर्सल। हाउ टू पे फॉर द वार, जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक जे.एम. किन्स। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI का प्रतिपादक किसने किया था? प्रतिपादन मॉरिस एंड मॉरिस ने। विश्व प्रसन्नता सूचकांक के 6 संकेतक कौन से हैं? प्रति व्यक्ति जीडीपी, क्रय शक्ति पर, जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक सपोर्ट, भ्रष्टाचार बोध, चुनाव की स्वतंत्रता। द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना क्रमशः किस मॉडल पर आधारित है? क्रमशः महाल नोबिस मॉडल एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। राष्ट्रीय विकास समिति नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? नियोगी समिति की सिफारिश पे। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग किया गया था आर्थिक असमानता को मापने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? मई 2007। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, स्टार्टअप इंडिया को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं। पहले अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आया, फिर मनरेगा 2008 में, फिर स्टार्टअप इंडिया 2016, फिर मिशन पीएम किसान संपदा योजना 2017। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? दंतेवाड़ा समिति। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1958 में, मुंबई नई दिल्ली में। भारत में विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत की गई वर्ष 2000 में। फेमा अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम कब लाया गया? 1999 में। अब देखते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। वर्ष 1987 में धारणी विकास संबंधित प्रतिवेदन किस नाम से प्रस्तुत किया गया? आवर कॉमन फ्यूचर। रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिमिट टू ग्रोथ 1972 में, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। हीलियम, रेडान, आर्गन, नियान में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडान। यह कहा जाता है कि भूकंप आने से पहले चट्टानों में पाया जाता है, चट्टानें फूल जाती हैं, इस गैस का रिसाव होता है, तो माना जा सकता है कि भूकंप का एक संकेतक हो सकता है, लेकिन सामान्यतया नहीं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1958 में, नागपुर में। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं, प्राकृतिक कृषि के, मासानोबु फुकुका। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रेचल कार्सन। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब देखते हैं भौतिकी से संबंधित प्रश्न, कुछ भौतिक से। मीटर, एम्पियर, जूल, पास्कल मूलभूत इकाई कौन से? मीटर और एम्पियर। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना किस बल के कारण संभव होता है? अभिकेंद्रीय बल। दूध से मलाई को अलग करना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए। कंबल को अचानक झटकने पर धूल का बाहर निकलने का कारण क्या है? जड़त्व। केपरल के नियम से संबंधित है ग्रहों की गति से, केपलर के। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? उत्प्लावन के सिद्धांत पर। मैक नंबर किसके मापन संबंधित है? गति के। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। हाइड्रोजन H परमाणु के क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? नील्स बोर ने। गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किसने किया? एवी देसाई। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक। न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? विलियम रोजटन ने। अब देखते हैं रसायन विज्ञान। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले शीर्ष 5 तत्वों को घटते क्रम में बताइए। पहले ऑक्सीजन जो 46.6%, फिर सिलिकॉन जो 27.7%, फिर एल्यूमिनियम 8%,
फिर आयरन 5.6%, फिर कैल्शियम 4.15%। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों की घटते क्रम में व्यवस्था यहाँ बनाइए। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%। बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टराइरिन, फुलरीन में कौन बहुलक नहीं है? फुलरीन कार्बन का अपरूप है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनॉल का। गोबर गैस का मुख्य अवयव मेथेन CH4। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है ठोस CO2। जेना, फ्लंट, क्रुक्स, फ्लिंक कांच में सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता का कांच कौन सा है? जेना कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरदर्शी के लेंस बनाने में। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। डायनामाइट का रासायनिक नाम एवं आविष्कारकर्ता? नाइट्रोग्लिसरीन, आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल। देखते हैं जीव विज्ञान संबंधित। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? कैंसर के अध्ययन से। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? सेल्डन और स्वान। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर और जॉन मेंडल को। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में आनुवंशिक बीमारी नहीं है, सभी आनुवंशिक हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन के खोजकर्ता? डार्विन एंड वेंट। जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, फास्फीन में पादप हार्मोन नहीं है, फास्फीन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, दर्द, स्पर्श के संवेदना संबंधित है? थैलमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं से जैसे हृदय गति, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मानव शरीर कौन सा भाग अंतःस्रावी, बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति कार्य करता है? अग्नाशय। मानव शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य है शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना। नियासिन, ये अचानक से यहाँ छोटा हो गया है पेज, चलिए हम इसको देख लेते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। एनीमिया किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन B9। फॉलिक एसिड किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन D, जिसे कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। प्लेग, कुष्ठ, रेबीज, हर्पीज में जीवाणु जनित रोग है। प्लेग एवं कुष्ठ, रेबीज, हर्पीज विषाणु जनित है। अब कृषि से संबंधित कुछ देख लेते हैं। भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहां की गई थी? पंतनगर 1960 में। गेहूं और सरसों किस प्रकार के फसल के उदाहरण हैं? समानांतर फसल। ढैंचा, सनई, ग्वार और बोड़ा लोबिया में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? बोड़ा लोबिया में। देखिए ऐसे प्रश्न यूपी PCS के बड़े ही फेवरेट होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर परीक्षा ले रही है तो कराएगा ही कराएगा, देगा ही देगा ऐसे प्रश्न। जया, पद्मा, कृष्णा किसकी किस्में हैं? धान की। पूषा, सुगंधा किसकी किस्म है? धान की। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। ओराइजा सतीवा किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का। गन्ना, अरहर, सूरजमुखी, चना में न्यूनतम जलदक्ष फसल? गन्ना। आलू का लेट ब्लाइट, गेहूं का लूज स्मट, अरहर का विल्ट रोग, मूंगफली के टिक्का रोग में कवक जनित रोग है, सभी कवक जनित रोग ही हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। तो दोस्तों यहां पर हमारा क्रॉनिकल का यह दूसरा भाग भी संपन्न होता है। आपसे हम मिलते हैं अगले महीने की करंट लेके, या फिर बीच में अभी कुछ करंट की बुक्स बाकी हम नहीं करा पाए वादे के मुताबिक कुछ कारणों की वजह से, तो उससे हम लेके आएंगे, कंप्लीट कराएंगे सारी बुक आपकी। 5 करंट की हम बात किए हैं, उम्मीद है हम पांचों कराएंगे आपको यहाँ पर अपने चैनल पे। उसके अलावा एक और बात, RO की डेडिकेटेड तैयारी हम करा रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी में कोई कर रहा है, सो प्लीज उसे यह वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि RO की जिस तरह की हम तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं वो बेहतर और फुल प्रूफ होने वाली है। सो प्लीज आपको तो लाभ मिल ही रहा है, दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए। और एक चीज और बता दूं आपको कि अब हमारी जो एक और वीडियो आने वाली है, हम क्या करते हैं कि जो योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति वगैरह मैगजीन आती हैं उनका सारांश लेके आने वाले हैं। क्रॉनिकल का ही है वो भी प्रस्तुति, उसको हम एक अलग से वीडियो में लेके मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।